In the year of 1979 IBM ने OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इन ईयर ऑफ 1979 में IBM ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था OSI मॉडल को। इसका मतलब 79 के पहले जितने भी नेटवर्किंग का टास्क होता था ना, दैट ऑल मैनेज विदाउट OSI मॉडल। सो जब हम OSI मॉडल के बिना नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज आते थे related to communication. So I'm going to give you the guide like as a, you can say that before OSI model, पहले देख लेते हैं before OSI model और after OSI model क्या changes आए। बिफोर OSI मॉडल में अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, n नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल, और अनफॉर्चुनेटली इनका जो वेंडर है ना, इनकी जो कंपनी है वो अलग है। IBM है, HP है, या फिर लाइक एज अनदर कंपनी डेल मशीन का आपके पास सिस्टम लगा हुआ है। विदाउट OSI मॉडल अगर आप इनके बीच में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता था। रीजन बिहाइंड दिस कि OSI मॉडल के बिना इनके सेम वेंडर बेस, डिफरेंट वेंडर बेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। उस टाइम पे क्या था कि अगर आपके पास एक डेल की सिस्टम है, दूसरा डेल का मशीन है, देन यू आर एबल टू मेक कम्युनिकेशन। तभी आपस में पिंग करेंगे, तब ये आपस में डेटा ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट वेंडर बेस्ड मशीनें हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये बिफोर OSI मॉडल की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, 1979 के पहले के। डेटा कम्युनिकेशन के लिए आपके डिवाइस का सेम होना, वेंडर का सेम होना मैंडेटरी होता था। अब अगर हम बात करें आफ्टर OSI मॉडल, आफ्टर OSI मॉडल, ठीक है, सो आफ्टर OSI मॉडल, पहली चीज तो 1979 में इसको इंट्रोड्यूस किया IBM ने। बट IBM क्या है, एक इंडिविजुअल कंपनी है, ठीक है ना। IBM जो है इस OSI मॉडल का ऑनर था। बट 1981 में, 79 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बट 1981 में वर्ल्ड वाइड इसको ISO सर्टिफाइड बना दिया गया कि मतलब जितने भी वेंडर होंगे, जितने भी कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर होंगे, निक कार्ड के मैन्युफैक्चरर होंगे, वो मैंडेटरी है कि इस OSI मॉडल के पैकेज को अपने निक कार्ड में ऐड करेंगे। ये मैंडेटरी कर दिया वर्ल्ड वाइड। किसी भी कॉर्नर पे कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी स्टैब्लिश करता है तो पहले उसको ISO सर्टिफाइड होना पड़ेगा, जिससे आपको OSI मॉडल का एक्सेस मिल जाएगा। अब आफ्टर OSI मॉडल जितनी भी डिवाइसेस फुल फ्लैश में, आफ्टर OSI मॉडल मतलब 1981 के बाद जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, डेल की डिवाइसेस है, IBM का कंप्यूटर है, या फिर HP का PC लगा है, या फिर एसर की मशीन है, कोई भी डिवाइस है, आपस में हम कम्युनिकेट करा सकते हैं और प्लस डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी के निक कार्ड में OSI मॉडल इन्वॉल्व हो गया है विद OSI मॉडल। ठीक है, तो ये बेसिक सी टास्क हुए। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज OSI मॉडल एंड व्हाई OSI मॉडल कम इनटू द पिक्चर, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मार्केट में लाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो यू कैन से दैट without OSI model we cannot। ठीक है, तो विदाउट OSI मॉडल हम सेम वेंडर बेस्ड डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते थे। डिफरेंट वेंडर बेस्ड डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से OSI मॉडल को लॉन्च करने की जरूरत पड़ी। अब OSI मॉडल में डेफिनेटली हर एक को पता है कि 7 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, बट हमें थोड़ा थोड़ा टास्क उनका पता होना चाहिए। तो एक डायग्राम के थ्रू इस पूरे OSI मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा सेंडर, और एक मशीन हम यहाँ पे लगाते हैं विच इज रिसीवर या डेस्टिनेशन। ठीक है, एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, और 7 डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसमें स्टार्टिंग हम कर रहे हैं एप्लीकेशन से, बट ये 7th लेयर होती है, ये पहली लेयर नहीं कंसीडर की जाएगी। पहला सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, then it will give us a session layer,
सेशन लेयर, और उसके बाद आपका आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट लेयर वी आर एबल टू फाइंड नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद आपको मिलेगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद ऑप्शन आता है आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ OSI मॉडल हो गए 7th लेयर हो गए, और हर एक लेयर को आप एज अ डिपार्टमेंट समझो, हर एक लेयर का एक अपना खुद का टास्क है। ये 7th लेयर हो गया एज इट इज। ये 7th लेयर आपका अप्लीकेबल होगा दूसरे सिस्टम के लिए, चाहे वो रिसीवर हो या अनदर सेंडर हो। ऑल लेयर्स आर अलाइन टू ईच अदर। ये सारी लेयर आपस में अलाइन की गई है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज केसेस। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अगर आप सेंडर हैं तो स्टार्टिंग होगी एप्लीकेशन लेयर से, और अगर आप रिसीवर हैं तो स्टार्टिंग होगी फिजिकल लेयर से। ह्यूज गैप। अगर आप सेंडर हैं तो जो टास्क स्टार्ट होगा ना वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा, और अगर आप रिसीवर हैं तो कहाँ से टास्क स्टार्ट होगा? फिजिकल लेयर से स्टार्ट होगा काम आपका। एप्लीकेशन लेयर हो गया, दूसरा हो गया डेटा लिंक लेयर हो गया, then we are able to find network layer, then transport layer, then session layer, ये कम्युनिकेशन के then लिए यूज होता है। present, sorry, कम्युनिकेशन, हाँ सबका अलग अलग काम है। और देन उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, मतलब हर एक लेयर का अपने आप में एक टास्क है। हर एक लेयर अपने आप में कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स को काम में लाता है, और ये सारे लॉजिकल लेयर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये कहीं पे दिखेंगे। ये सारे लेयर्स जो है निक कार्ड में अवेलेबल रहते हैं। जो हमारा इथरनेट कार्ड होता है उस इथरनेट कार्ड में ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क ऑफ दीज लेयर्स। एक एक लाइन भी अगर हमें इनको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी लेयर का क्या काम है ना, दैट्स इनफ। एक एक लाइन अगर हमें मालूम पड़ जाता है तो कम से कम हमारे पास इतना ऑप्शन रहेगा कि इंटरव्यू के टाइम पे हम इसको डिस्क्राइब कर सकें कि किस लेयर का क्या टास्क होगा। इज इट ओके प्लीज? यस यस। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द एप्लीकेशन लेयर। अब ये आपका सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। अगर मैं आपको कोई डेटा भेजता हूँ, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर भेजना हो गया, या आपको मुझे कोई डेटा या सॉफ्टवेयर भेजना हो गया, तो आप क्या यूज करोगे? कोई टूल यूज करोगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, एंड देन यू आर एबल टू सेंड मी, राइट? वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, iCloud हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, इनका इस्तेमाल करके आप डेटा शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एप्लीकेशन लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एप्लीकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर, ये हमेशा जितने भी मीडिएटर हैं, मीडिएटर इन द सेंस जितने भी टूल, जितने भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो सारे प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। ऑल प्रोटोकॉल्स कैन वर्क विद द एप्लीकेशन लेयर। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करने का काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स इन द सेंस ये जो यूआरएल, ये वेब फाइल हो गया, ईमेल हो गया, उसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। नहीं, प्रोटोकॉल जरूरी नहीं कि यूआरएल बेस्ड हो। पहले तो आप कंसेप्ट समझो इसका एप्लीकेशन लेयर का। द वर्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर, द वर्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर डिसाइड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। लोकल में हो या इंटरनेट में हो, दोनों के केस में लोकल आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या इंटरनेट के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, दोनों केस में जो मीडिएटर या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा या प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। ऑलराइट प्लीज, ओके। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला जो पार्ट है एप्लीकेशन लेयर पे, अब आपको प्रोटोकॉल मालूम होने चाहिए कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स आर आपका डेफिनेटली HTTP, HTTPS, और आपका DNS प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन के लिए, एंड FTP प्रोटोकॉल जो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ISKG प्रोटोकॉल, SCSI ये भी आपका इसी पे काम करता है, NFS प्रोटोकॉल, और आपके पास SMB प्रोटोकॉल। जितने प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड काम करते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करेंगे। इज दैट क्लियर?
So अगर कोई पूछता है हमसे कि what is work of application layer in OSI model, तो application layer responsible to transfer the data from one machine to another machine, जिसकी जिम्मेदारी होती है डेटा ट्रांसफर करने की एक मशीन से दूसरे मशीन पे। Is that okay? Yes. अब बात आती है प्रेजेंटेशन लेयर की ना, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है ना, ये 3 काम करता है। सिंपल सा आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म 3 वर्क: एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है, सेकेंड जो लेयर है वो 3 टास्क परफॉर्म करता है, 3 अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। एन्क्रिप्शन और दूसरा डिक्रिप्शन, और ये आपका रहेगा कंप्रेशन। ठीक है, ये 3 तरीके के टास्क आपके परफॉर्म होते हैं किस पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। मतलब अगर कोई पूछता है ना तो आप सिंपल से ये तीनों को डिस्क्राइब कर दो: एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन। एनक्रिप्ट द डेटा व्हाइल सेंडिंग, डिक्रिप्ट द डेटा आफ्टर रिसीविंग और कंप्रेस द डेटा व्हाइल ट्रैवलिंग। सही है, याद रहेगा ये तीनों चीजें। While traveling and encryption same है। नहीं, एनक्रिप्ट द डेटा व्हाइल ट्रांसफर। जब आप डेटा को प्लान कर लिए कि ये वाला डेटा ट्रांसफर करना है, तो पहले ये क्या करेगा, उस डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, उसका फॉर्मेट चेंज कर देगा ताकि कोई रीड ना करने पाए। और जब डेटा ट्रेवल करेगा ना, तो ट्रेवल के टाइम पे जो साइज ऑफ डेटा है ना, ये उसको रेड्यूस करेगा, ये इसको रेड्यूस करेगा ताकि आसानी से नेटवर्क पे लो बैंडविड्थ पे भी इसको ट्रेवल कराया जा सके। और तीसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है, कंप्रेशन का मतलब सॉरी हाँ यस, कंप्रेशन का मतलब उसकी साइज को कम करना। और डिक्रिप्शन का क्या काम है, जब रिसीव हो जाएगा आपका डेटा, राइट, जब आपका डेटा रिसीव हो जाएगा तब ये डिक्रिप्ट करने का काम करेगा। Okay. यहाँ तक का क्लियर है? Clear. अब बात आती है सेशन लेयर का। बहुत छोटा सा टास्क है इसका, सेशन लेयर का। द वर्क ऑफ सेशन लेयर, देखिए हेलो, जी। दूसरा है सेशन लेयर। सेशन लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रिएट सेशन, क्रिएट सेशन बिटवीन 2 पीसी। जब आप दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करोगे, ठीक है, दो मशीनों के बीच में कोई भी सेशन आप तैयार कर रहे हो, आरडीपी सेशन तैयार कर रहे हो आप, या एफटीपी सेशन तैयार कर रहे हो, या डेटा ट्रांसमिशन सेशन क्रिएट कर रहे हो, तो जो सेशन को स्टैब्लिश करने का काम करता है वो हमारा थर्ड लेयर होता है। ऑल गुड। चौथी लेयर है अपने पास ट्रांसपोर्ट लेयर। break all data in small packets.
ब्रेक ऑल डेटा इन स्मॉल पैकेट्स। ये क्या करता है, जितने भी डेटा होंगे उसको स्मॉल पैकेट में क्रिएट करेगा। एंड ऑल्सो रैप इट, वो उसको क्या करता है, रैप करता है, मतलब एक पैकेट बनाता है, छोटे छोटे डेटा के, बड़े डेटा के साइज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ये पैकेट क्रिएट करता है और आगे ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑल गुड। नंबर नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर नाम से लग रहा है आईपी जो कॉन्फ़िगर करते हो आप किसी भी डिवाइस पे, आईपी मैनेजमेंट प्लस डिवाइस इंफॉर्मेशन। किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस लगी हैं अपने एनवायरनमेंट में, उनको वेरीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उनको मैनेज करने का इस्तेमाल, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर। इज दैट ओके प्लीज? यस। और नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम देखते हैं। डेटा लिंक लेयर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक LLC में और दूसरा मैक। LLC क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल जिसका काम है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। छोटे छोटे जो एरर आते हैं ना, उनको डिटेक्ट करना और उनको अपने आप से करेक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो LLC की होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल की। और मैक क्या होता है, मैक हर एक मशीन में एक डेडिकेटेड एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और इस डेडिकेटेड एड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, द डेडिकेटेड एड्रेस इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द फिजिकल डिवाइस। जो हमारी फिजिकल डिवाइस होती है उसको हम मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया अपने पास मैक और LLC यानी डेटा लिंक लेयर की बात हो गई। और चलो लास्ट की बात कर लेते हैं, अपने पास जो अंतिम फाइनल सबसे स्पेस है, द लेयर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कनेक्शन, वायर्ड हो या वायरलेस हो, दोनों के केस में, वायर्ड हो या वायरलेस के केस में, दोनों तरीके के ये लेयर्स को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है वो हमारा फिजिकल लेयर होता है। एनी डाउट प्लीज? मतलब फिजिकल लेयर फिर से बोलिए। Physical layer is responsible to establish connection between between network devices। जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है ना, उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगले स्टेप में प्रोसीड करते हैं। द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो बात हो गई सेंडर की साइड पे, मतलब एप्लीकेशन से स्टार्ट होकर के खत्म कहाँ पे हुई, फिजिकल लेयर पे। और अब जो रिसीवर बंदा है ना, वो टोटली अपोजिट काम करेगा। जो रिसीवर की साइड है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल लेयर, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका इसी पे हुआ है। अब यहाँ पे जो एरो बनेगी ना, वो अप साइड पे जाएगी, मतलब पहले काम आएगा फिजिकल लेयर, देन और जब आप डेटा ओपन करते हो ना सेकंड मशीन पे, तब आता है आपका एप्लीकेशन लेयर। दिस इज द एक्चुअल गैप, दिस इज द एक्चुअल टास्क ऑफ OSI मॉडल। तो आप ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा ना, ये आपका कंसीडर किया जाता है OSI मॉडल। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका विद OSI मॉडल और विदाउट OSI मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विद OSI मॉडल और विदाउट OSI मॉडल कैसे टास्क परफॉर्म करता है। इज दैट क्लियर प्लीज? यस। ठीक है, तो आई थिंक इतना इनफ है, क्योंकि ये जो है ना मोस्टली बंदे जो है भूल जाते हैं इसको।
वैसा ही मॉडल अभी हमने तैयार किया, 2-4-10 दिन बाद हम इसको भूल जाएंगे, उतना ज़्यादा इस पे कोई वो नहीं रहता। बट हमने ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारा कुछ आना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए तभी ठीक रहेगा। बट एटलीस्ट कुछ कुछ तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, मतलब पूरी तरीके से ब्लैंक नहीं होना इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट या इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। अगर हमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुट अप करता है तो पूरी तरीके से हमें ब्लैंक नहीं होना है, थोड़ा बहुत हमें रिप्लाई देने की जरूरत, थोड़ा बहुत हमें रिप्लाई देना आना चाहिए। ऑलराइट प्लीज, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, अगले पार्ट पे चलते हैं यहाँ पे, और एक बार गो थ्रू कर लो, और आपको लगता है कि कोई और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो हम उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की चीजों को आगे बढ़ाना है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी विद डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये आपका हमारा सेकंड थर्ड मॉड्यूल होगा, और थर्ड मॉड्यूल जैसे कंप्लीट होगा हम ऑफिस 365 देन वीएमवेयर पे जाएंगे जी। ऑफिस 365 के बाद VMware वर्चुअलाइजेशन, अच्छा, वर्चुअलाइजेशन भी हम आना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का भी करेंगे ना, दोनों आएंगे उसी और में। टिकटिंग टूल्स। ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा ऑन प्रेमाइसेस का सिंक्रोनाइजेशन और उस पे मैनेजमेंट, ये हमारा पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो चलो नेक्स्ट, अब अगला जो एजेंडा हमारा है वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बैकबोन कंसीडर किया जाता है। हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस सर्वर मैनेजमेंट के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। इफ यू रियली वांट टू मैनेज द टास्क, इफ यू रियली वांट टू handle the real time environment, you must need to know about the use cases of our डोमेन कंट्रोलर एंड एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। ADDS के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको VMware वर्कस्टेशन की जरूरत पड़ेगी और ISO इमेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्रैक्टिकल होगा और आपको हर एक क्लास के बाद 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस देने की जरूरत पड़ेगी। देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, तभी आपकी चीजें जो हैं वो सही तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। सो I'm just going to show you the setup, how we can the step how we can establish our own infrastructure। बट उसके पहले थोड़ा सा आपको कंटेंट बता देता हूँ कि कंटेंट कौन सा हम कवर करने वाले हैं। ओके, दिस इज अनदर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं अबाउट विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विंडोज सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के बारे में। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं विंडोज सर्वर के केस में, अबाउट सर्वर हार्डवेयर, जितने भी सर्वर मशीन है उनके बारे में हार्डवेयर आपको मालूम होना चाहिए। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, जो भी OS टाइप है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नंबर थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर रोल्स एंड फीचर्स, जो भी रोल्स एंड फीचर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ADDS से, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, देन GPO group policy management. Number next we are going to discuss about domain replication, how we can replicate the services from one domain to another domain. Then we are going to talk about FISMO role, FSMO roles क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। Then DHCP plus DNS और सर्वर बैकअप,
ठीक है, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ AD सर्वर सेंटर. सो कई सॉरी SSCM भी Intune और SCCM इसमें आ जाएगा ना? नहीं, SCCM मार्केट से जा चुका है. SCCM की सारी सर्विसेज आपको इंट्यून पोर्टल पे मिलने वाली है. ठीक है, SCCM पहले था, अब मे बी कि विद इन 6 मंथ मार्केट से गायब हो जाएगा. माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियर कर दिया कि जितनी भी सर्विसेज आप SCCM से परफॉर्म करते हो वो सारी सर्विसेज आपकी इंट्यून पे इम्प्लीमेंट करने वाले, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे इम्प्लीमेंट करने वाले. चाहे वो आपका लाइक एज you can say that you are going to establish a kind of patching या कोई भी टास्क आप परफॉर्म करने वाले हैं, हर एक के केस में मींस SCCM मार्केट से हट गया है. Okay. All right, तो instead of using SCCM, preparing yourself for SCCM, you must need to prepare for Microsoft Intune services. ठीक है, तो ये अपने पास पार्ट हो गया. So any idea about जो मदरबोर्ड होता है, like you know that हर एक मशीन में डिवाइस में, चाहे आप लैपटॉप यूज करो, डेस्कटॉप यूज करो या कुछ भी आप इस्तेमाल करते हो, आपको बोर्ड की जरूरत होती है. जो मेन कंपोनेंट होता है वो मदरबोर्ड होता है. जो मेन कंपोनेंट होता है वो हमारा मदरबोर्ड होता है. सर्वर का मदरबोर्ड अलग होगा, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड अलग होगा, लैपटॉप का मदरबोर्ड अलग होगा, है ना. जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन का मदरबोर्ड अलग होगा. ओके, क्लियर जी. चलो, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून कब कवर करेंगे? पहले ADS के बाद. हेलो. यप, जी. हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये इंट्यून कब कवर करेंगे? इंट्यून हमारा ऑफिस 365 के बाद, उसके पहले कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इंट्यून को मैनेज करने के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 का आना थोड़ा सा जरूरी होना चाहिए. ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि सबसे जो बड़ा टॉपिक है ना वो सर्वर का है. तो सर्वर के बाद तो चीजें जो है ना नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि सर्वर में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा. इतनी सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, बहुत सारे प्रैक्टिकल, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. तो पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द अनदर. क्लियर? चलो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वर मदरबोर्ड. यहाँ पे हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन के लिए मींस यू शुड नो अबाउट कि हम हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सर्वर मदरबोर्ड. जितने भी मशीनें, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, उनमें जो मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड, उसको हम कहते हैं. और सर्वर मदरबोर्ड और नॉर्मल कंप्यूटर मदरबोर्ड में बहुत ज्यादा गैप होता है, क्योंकि सर्वर मदरबोर्ड हमें कई सारे ऑप्शन, कई सारे कंपोनेंट का एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं सर्वर के केस में. जो कंपोनेंट आपको सर्वर में मिल जाएंगे, सर्वर मदरबोर्ड पे मिल जाएंगे, वो कंपोनेंट और सर्विसेज आपको क्लाइंट मशीन पे या वर्क ग्रुप या आपके लैपटॉप मदरबोर्ड में नहीं अवेलेबल होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट, सॉरी, इन द सेंस कौन से कंपोनेंट्स, मतलब आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर्ड. ठीक है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, सर्वर मदरबोर्ड. So you can say that server
हार्डवेयर मैनेजमेंट। सर्वर हार्डवेयर मैनेजमेंट में जो बोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल मदरबोर्ड से। उसका रीजन ये है कि ये आपको मल्टीपल सॉकेट प्रोवाइड करता है और मल्टीपल स्लॉट्स प्रोवाइड करता है, दोनों अलग अलग, जो कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर कभी उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स या सॉकेट्स नहीं प्रोवाइड करेगा। So let's try to understand about the work of slots and socket. Apart from the slots and socket ना, और भी बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं। More than one slots socket, कितना भी हम कोई सा भी मॉडल परचेज करें, आपको 2 सॉकेट्स तो मिलेंगे। मल्टीपल स्लॉट्स आर अवेलेबल, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्लॉट्स मिलते हैं। कम से कम 12 to 18 स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपको 2 PSU प्रोवाइड करता है, पावर सप्लाई यूनिट जिसको हम बोलते हैं, प्लस इसमें आपको 2 NIC कार्ड मिलते हैं, NIC कार्ड मिलते हैं, 10,000 Mbps की स्पीड वाले इंटू 2 NIC। नंबर 3, आपको एक ILO या फिर ID रैक मिलता है, ये भी एक तरीके का पोर्ट होता है, ठीक है, जो कि चीजें आपके नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं अवेलेबल रहती। ये सारी चीजें रहती हैं बट क्वांटिटी इनकी कम रहती है। लाइक सॉकेट 1 मिल गया आपको, स्लॉट 4 मिल गई, मैक्सिमम 4 मिल गई या 5 मिल गई। ILO पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। निक कार्ड जो रहेगा उसकी कैपेसिटी 1000 Mbps की रहेगी, मतलब 1 Gbps की रहेगी। सर्वर में 10 Gbps से स्टार्टिंग होती है। क्लियर? सो ये PSU आपको एक ही मिलेगा, यहाँ पे 2 PSU भी मिल रहे हैं। क्लियर? अब एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सॉकेट, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट सॉकेट? सॉकेट ये हम जो स्लॉट में तो हम रैम हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं, और सॉकेट में जो है सॉकेट का आइडिया नहीं। सॉकेट जो है ना, उस सॉकेट के ऊपर वी आर गोइंग टू पुट आवर प्रोसेसर। प्रोसेसर, ठीक है, सॉकेट पे हम क्या लगाते हैं? प्रोसेसर लगाते हैं। वो सॉकेट के ऊपर फैन आता है। हाँ, CPU लगेगा, CPU के ऊपर फैन लगेगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक। इट मीन्स दैट मशीन के ऊपर, राइट, इट मीन्स दैट सिस्टम के ऊपर एक मदरबोर्ड के ऊपर मल्टीपल सॉकेट्स को लगाया जा सकता है, मल्टीपल प्रोसेसर को लगाया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर को लगाया जा सकता है एक पर्टिकुलर सर्वर मदरबोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट, 2 PSU रहते हैं और दोनों ऑल्टरनेट काम करते हैं, मीन स्टैंड बाय में काम करते हैं। एक सिस्टम आपका जो है प्रोसेस, अगर आपका पावर सप्लाई डाउन भी हो जाता है तो सेकेंड पावर सप्लाई विल टेक केयर, जो दूसरी पावर सप्लाई होगी ना, वो सारी चीजों को टेक केयर कर लेगा। एंड द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, मल्टीपल स्लॉट सॉकेट स्लॉट होने का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा रैम लगा सकते हैं, ठीक है ना। बिटवीन 12 to 18 का मतलब है, अगर आप 2 TB की रैम लगाओगे तब भी ये काफी नंबर ऑफ रैम्स को आप लगाया जा सकता है। इज दैट करेक्ट? अच्छा, ये सॉकेट जो है CPU हम 2 लगा सकते हैं इसमें? हाँ, तो जैसा ये i5 ये ये मिनिमम, ये मिनिमम है। मैक्सिमम 4 सॉकेट के भी आते हैं,
6 सॉकेट के भी बोर्ड आते हैं, है ना? तो उसे कुछ तो बोलते हैं आपके ऊपर कोर डिपेंड। बोलते हैं, वही है ना वो कोर? नहीं नहीं नहीं, कोर तो उसके अंदर का पार्ट है। अच्छा, उसके अंदर होगा। अच्छा, हम्म, थोड़ा वो भी एक्सप्लेन क्या है, मतलब उसका नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। दो निक कार्ड होते हैं इसमें, और दोनों ऑल्टरनेट रहते हैं। लाइक ब्रिज बनाना है आपको या एनआईसी टीमिंग करनी है, तो इन दोनों केस में आपके निक कार्ड कम इनटू द पिक्चर। जिम्मेदारी क्या होती है कि आपके सर्वर को स्टे कनेक्टेड विद इंटरनेट। आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से 24 बाय या लोकल नेटवर्क से 24/7 कनेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ILO और ID रैक का कुछ आइडिया आपको, लाइक हाउ वी कैन यूटिलाइज दीज टू डिफरेंट पोर्ट्स? नहीं नहीं, आइडिया नहीं। हम्म, ILO और ID रैक दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हर एक मदरबोर्ड में आपको मिलेंगे, या ये दोनों नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपका अल्टरनेट हो जाएगा। ILO क्या होता है? ये HP जो कंपनी है ना, HP ने इंट्रोड्यूस किया है। और ID रैक जो है वो डेल कंपनी का है। दिस इज HP और ये आपका डेल कंपनी का, ठीक है? ILO आईडी रैक मतलब? पोर्ट नंबर नेम है ये, पोर्ट के नाम है। अच्छा, ILO। ILO एंड ID रैक। ओके। ठीक है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनका जो काम होता है, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो और यू आर इन यूके, और आप यूएसए में जो क्लाइंट है ना, उसको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। ये आपका क्लाइंट है और क्लाइंट का ये ऑफिस है, प्रोमाइसेस है, यहाँ पे कई सारे सर्वर्स लगा रखे हैं क्लाइंट ने। दीज ऑल आर द सर्वर्स एंड मल्टीपल क्लाइंट्स आर आल्सो अवेलेबल। यहाँ पे क्लाइंट मशीन वर्क ग्रुप में मशीनें अवेलेबल हैं, कुछ सर्वर कंप्यूटर लगे हैं। आप इनके सर्वर को रिमोटली हैंडल कर रहे हो अपने लैपटॉप से, ठीक है? तो अब डेफिनेटली कोई ना कोई टूल का इस्तेमाल करोगे, आप टेक्टिंग टूल का इस्तेमाल करोगे, IT टूल हो गया आपका, या कनेक्ट वाइज हो गया, है ना? कई सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिनके इस्तेमाल से हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं। अब अगर ये सिस्टम डाउन हो जाए किसी भी रीजन से, अगर ये मशीनें डाउन हो जाती हैं, तो आपका टूल भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जब लाइव रहता है, टूल्स किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जब आपकी मशीन लाइव है, देन यू कैन मैनेज इट, ठीक है? सो अगर आपका सिस्टम डाउन है तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और यू आर नॉट एबल टू मैनेज द सर्विसेज। अब अगर हम अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? अब अगर अगले पार्ट पे चलते हैं, तो द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज ILO एंड ID रैक कम इनटू द पिक्चर। ये दोनों सर्विसेज आपके पिक्चर में आएंगी, और इनकी जो जिम्मेदारी है ना, ID रैक या ILO क्या क्या काम कर सकता है? अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, तो वी कैन मैनेज सर्वर हार्डवेयर रिमोटली, ठीक है? सर्वर हार्डवेयर रिमोटली कैसे, क्या क्या चीजें कर सकते हो आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो रिमोट के थ्रू। आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो रिमोट के थ्रू। आप सर्वर को टर्न ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है? प्लस अगर आपको इंस्टॉल करना है OS, आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर नेक्स्ट,
Apart from the installation of operating system, you can also open BIOS. आप BIOS की सेटिंग को भी रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। किसके जरिए? ID रैक के। ये किस लिए होता है कि अगर आपके क्लाइंट के साइट पे कोई भी बंदा नहीं है, फिजिकल बंदा नहीं है, और आपको मशीन को रीस्टार्ट करना है और फिर टर्न ऑन करना है, या पूरी तरीके से बंद हो गई मशीन, आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ID रैक और ILO पोर्ट जो है ये हमारी मदद करेगा। ID रैक और ILO पोर्ट ये हमारी मदद करेगा टू परफॉर्म द टास्क। अब क्लियर हो गया ये दोनों चीजें? अगर कोई पूछता है तो आई बी एबल टू रिप्लाई। जी, बट कैसा करते हो? Okay, you mean to say that how we can configure it, right? ठीक है। Yes. मैंने एक, क्योंकि the same server is available in my premises, so I'll create a recording और फिर देन आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि इसके लिए सर्वर का होना जरूरी है। नॉर्मल मशीन में ID रैक या ILO पोर्ट अवेलेबल नहीं होता। Okay. ये मैं चेक करता हूँ, शायद मेरे पास होगी तो I'll send you। तो ये इंटरव्यू के टाइम ये पूछते हैं ये लोग, और काम भी करते हैं उस पे? हाँ डेफिनेटली, अगर आप रिमोट सर्वर किसी को हैंडल कर रहे हो ना, तो आपको काम आना चाहिए कि हाउ वी कैन मैनेज इट, किस तरीके से वर्क करेगा, ये हमें आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू में तो पक्का पूछेंगे, अगर सर्वर की प्रोफाइल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो 100% ये क्वेश्चन तो पुटअप करेंगे कि लाइक ILO पोर्ट और ID रैक का कॉन्सेप्ट क्या है, या किस तरीके से काम करता है एनवायरनमेंट के अंदर। जी। चलो नेक्स्ट अगले पार्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पे लाइक ये हो गया सर्वर हार्डवेयर की कंपोनेंट। एनी क्वेश्चन और किसी पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है इसमें सर्वर मदरबोर्ड पे? नहीं नहीं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लें, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म द टास्क। ओके। ओके, सो अदर इम्पोर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे हार्डवेयर हमने डिस्कस किया, वैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं, राइट? जी। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, so multiple type of operating system available in case of server operating। अब जो विंडोज सर्वर है ना, विंडोज इंट्रोड्यूस सर्वर OS in year of 1995। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 1995 में इन्होंने पहला सर्वर इंट्रोड्यूस किया, इसको एंटी सर्वर बोला गया। ठीक है, ये हमारा क्या था? एंटी सर्वर के नाम से। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सर्वर लॉन्च किए, लाइक विंडोज सर्वर 2000,
then server 2003, then server 2008 and 2008 R2, ठीक है, then server 2012, sorry, then 2016, 2019 और 2022 और अभी लेटेस्ट में क्या है सर्वर 2025। ये अपने पास लिस्ट हो गई सर्वर्स की। इज ऑलराइट। इतने सारे सर्वर के वर्जन अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, ये सारे सर्वर वर्जन अवेलेबल है। Okay. And each and every server can give us a totally different feature, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। वर्जन चेंज होने का मतलब है कि जो सर्वर 2008 में था वो 2012 में नहीं है, या जो 2012 में है, जो बात 2012 में था वो 2016 में नहीं होगा। 16 वाला 19 में मतलब एडिशनल ही मिलता जाएगा, और 19 से ज्यादा 2022 में मिलेगा, और सबसे लेटेस्ट है 2025, बट अभी लॉन्च नहीं किया गया, मतलब इंट्रोड्यूस हो गया है, इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट, बट अभी उसको लाइक प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया। ऑल गुड। तो ये हो गया 2 पॉइंट हमारे पास, ये हमने कंप्लीट किया हार्डवेयर और ये हमने कंप्लीट किया सॉफ्टवेयर। अब बारी आती है मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर रोल एंड फीचर। हम यहाँ पे अपना एक सेटअप बनाने वाले हैं विंडोज सर्वर 2019 और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसीड करेंगे, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हम 2019 और 2022 का टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, Okay. आइडेंटिफिकेशन तभी हो पाएगा जब आप सर्वर को इंस्टॉल करना जानेंगे। ओएस इंस्टॉलेशन जैसे नॉर्मल होता है विंडोज 10 वगैरह का, ऐसे ही सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। So I'm going to take RDP that I have already taken. This is our base machine. ठीक है, सो एक छोटा सा टूल आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, विच इज VMware वर्कस्टेशन। और यहाँ पे वैसे तो मैंने पहले से बहुत सारी मशीनें बना रखी हैं, बट लेट मी क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, क्योंकि हम अपना सेटअप अलग रखेंगे। एक दूसरा बैच चल रहा है, उसका सेटअप हमने सेपरेट कर रखा है। फायरवॉल की जरूरत नहीं है, लेट मी रिमूव इट। I have already downloaded all the softwares, right? जो भी ISO इमेज की जरूरत पड़ेगी वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं, ISO इमेज अवेलेबल है, एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल। Okay. VMware वर्कस्टेशन के ऊपर नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हैं। लेट मी रिमूव 1 वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे हम अपनी VM को क्रिएट करने वाले हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे हम कस्टम पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सर्वर 2019 अभी, और इसको हम नाम दे देते हैं अपना डोमेन 2019। ठीक है, डोमेन 2019, और आई एम गोइंग टू पुट इट इन SSD। थोड़ा सा स्पीड इसमें अच्छी मिल जाएगी हमें अगर हम इसको SSD में रखते हैं तो। सर्वर आएगा तो ही हम ऑफिस 365 इंट्यून सीख सकते हैं क्या? सर्वर के बारे में मालूम हुआ तो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफिस 365 का सर्वर से जुड़ा है, एक बहुत बड़ा पार्ट इंट्यून का डोमेन कंट्रोलर से जुड़ा है। जैसे आपने सुना होगा ना, ऑटो पायलट का नाम आता है बहुत ज्यादा,
जी जी बल्क इनरोलमेंट आता है। तो ऑटो पायलट आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे जब आपको एडी और क्लाइंट के बीच में गैप मालूम रहेगा। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज और क्लाइंट जो होता है ना, उनके बीच में अगर आपको गैप मालूम रहेगा तो आप आसानी से समझ सकते हो। एक आपने सुना होगा एडी कनेक्ट, एज्योर एडी कनेक्ट, जी जी है ना, ऑन प्रोमाइसेस से चीजों को क्लाउड पे ले जाने इंट्रा के लिए। बोलकर आया ना। अभी इंट्रा आईडी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी हो गया। पहले ये था एज्योर एडी कनेक्ट, अब इंट्रा आईडी हो गया। चलिए यहाँ पे हम अपना एक सर्वर पहले इंस्टॉल करते हैं। 60 GB रैम दे रहे हैं, हार्ड डिस्क दे रहे हैं। रैम हमने 8 GB प्रोवाइड कर रखा है। एंड देन प्रोसीड। सिस्टम आपका रेडी हो चुका है बट विदाउट ओएस। हमने इस पे ओएस नहीं इंस्टॉल किया और हम यहाँ पे ओएस इंस्टॉल करने वाले हैं सेपरेटली। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली। ठीक है। सो टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अपने वीएम पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ पे अभी सिर्फ हम खाली कंप्यूटर के फीचर्स दिए, हार्ड डिस्क। हाँ, अभी तो केवल एक ढांचा बनाया है, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। सेलेक्ट करते हैं CD DVD और यहाँ पे ISO इमेज। ISO इमेज में पहले से हमने प्लान कर रखा है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो सर्वर OS में जाते हैं। 2019 पहले से स्टार्ट करते हैं, फिर 2019 जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट 2024 2022। ये हमने कंप्लीट किया एंड लेट मी रीस्टार्ट, क्योंकि बूट कराना है तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए हो गया रिस्टार्ट। सेम जो है मुझे ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस देखकर वीडियो। बिल्कुल ऐसे ही सेम स्टेप्स फॉलो करना है। वीएम डालकर, VMware वर्कस्टेशन डाल के। आप एज ए सिस्टम इंजीनियर, आपकी जॉब रोल क्या है? क्लाउड कंसल्टेंट। क्लाउड कंसल्टेंट। तो आप ये सर्टिफिकेशंस जो है, ये MD 101, MD 102, ये सारी कर लिया आपने? मतलब यानी क्लाउड कंसल्टेंट मिलने के लिए क्या, कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए आपकी पोजीशन? एक देखो, डायरेक्टली एक्चुअली नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको ना स्टार्टिंग में मैंने 2016 से स्टार्ट किया। ठीक है, 2016 में जब एज्योर नया नया आया था ना, तब मैंने ट्रेनिंग ली थी। फिर उसके बाद 2-3 ट्रेनिंग प्रोवाइड की वहां पे। फिर 2019 में AWS पे आया। 2020 में ऑफिस 365 और इंट्यून को मार्केट की बहुत बड़ी, तो उसी टाइम पे मैंने इनका कोर्सेस वगैरह मतलब कंप्लीट कर लिए। सर्टिफिकेशन 2023 में किया मैंने। सो लाइक दैट, धीरे धीरे, मतलब पहले एक क्लाउड था तो ठीक है, आप क्लाउड इंजीनियर की तरीके से काम करते थे, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल क्लाउड आता है तो आप उसकी पोर्टल पे VM बनाना, डेटाबेस मैनेज करना, स्टोरेज मैनेज करना, है ना, AD मैनेज करना, वो सारा क्लाउड पे करते थे। तो एज ए इंजीनियर काम करते थे। किसी को बिलिंग निकालना है, किसी को इनवॉइस निकालना है, तो वो सारा चीज हो जाता था। बट जब आपके पास मल्टीपल क्लाउड है तो आप क्या करोगे, लोगों को गाइड करोगे, कंसल्ट करोगे। किसी को रिक्वायरमेंट है, राइट, किसी को रिक्वायरमेंट है, उसको सेटअप चाहिए, इंट्यून पे इनरोलमेंट चाहिए, तो आप उसको गाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले हम इंस्टॉल करते हैं 2019, और इंस्टॉलेशन के बाद पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे रूल्स एंड फीचर्स के बारे में। एंड वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ रूल्स एंड फीचर, हम आएंगे ADDS के पार्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे कई सारे सर्वर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। सर्वर 2019 स्टैंडर्ड वर्जन, सर्वर 2019 डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, सर्वर 2019 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन, कई सारे आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक तरीके का फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा है, एक तरीके के सर्वर का फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा है। करेक्ट जी। सो दोनों में बहुत गैप है। मतलब अगर क्लाइंट पूछता है कि सर्वर स्टैंडर्ड वर्जन आपने क्यों नहीं इंस्टॉल किया, आपने डेटा सेंटर को क्यों चूज किया, या कोई भी कंपनी डेटा सेंटर को क्यों चूज करे, या कोई भी कंपनी सर्वर के स्टैंडर्ड वर्जन को क्यों सेलेक्ट करे, राइट। सो यू शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन बोथ। हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों के बीच में गैप क्या है। बहुत सिंपल सा टास्क है, एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड
स्टैंडर्ड वर्जन जो है ना, डेफिनेटली ये बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पहले से मार्केट में है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर्टिकुलर वर्जन पे काम करती हैं। द एक्चुअल गैप बिटवीन स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर के केस में, जो एक्चुअल गैप है स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर के बीच में, स्टैंडर्ड जो है ना डेटा सेंटर, स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज मोर रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और उनके यूजर को हैंडल करने के लिए। एडी के रिलेटेड जो ज्यादातर टास्क है ना, वो हमारा स्टैंडर्ड से मैनेज किए जाते हैं। एंड जो हमारे पास डेटा सेंटर है ना, सो डेटा सेंटर इज बेसिकली applicable. Data center is applicable for the task of you can say that virtualization and migration. ठीक है, हमें हाइब्रिड इन्वायरमेंट सेटअप करना है इन फ्यूचर, तो दैट इज द रीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कौन सा डेटा सेंटर, क्योंकि ये एक्टिव डायरेक्टरी प्लस वर्चुअल हाइब्रिड इन्वायरमेंट के लिए, मतलब कुछ सर्विसेज ऑन प्रोमाइसेस रहेंगे, कुछ सर्विसेज क्लाउड पे रहेंगे। ओके, कुछ तो कौन सा सर्विस चूज करना है? डेटा सेंटर इवैल्यूएशन। ओके, अब इसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है तो जीयूआई हो गया ये? ये ग्राफिकल यूजर हो गया। अदरवाइज जो दूसरा है वो आपका CLI वर्जन रहेगा, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर शेल के जरिए। मोस्टली हम क्या करते हैं? GUI ज्यादातर 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू सेट अप आवर GUI बेस्ड इन्वायरमेंट। क्लियर? क्लियर। चलो हम इसको करते हैं नेक्स्ट, और इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा लगेगा, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा बस। हम डेटा सेंटर क्या कर रहे हैं? डेटा सेंटर ना, यूँ बोल तो क्लाउड हाइब्रिड है। हाइब्रिड आगे आने वाले टाइम पे बनाएंगे ना इंट्राकनेक्ट के जरिए, नहीं, इस आप वजह ये से। डिफरेंस तो उसमें एक जो स्टैंडर्ड है वो इस फॉर मोर एडीडीएस के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी के काम के लिए जो है स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब जो डेटा सेंटर है वो माइग्रेशन और वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज होता माइग्रेशन वर्चुअलाइजेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। है, और हाइब्रिड भी। हाँ हाँ, हाइब्रिड ऑल्सो। तो कंपनीज में ज्यादा डेटा सेंटर ही रहता है ऑन प्रेम। आज की डेट में नॉट नॉट फ्रॉम नाउ, पिछले 10 साल में जो भी चेंजेस हुए इन्वायरमेंट के अंदर ना, सो ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं दे एस्टैब्लिश देयर डेटा सेंटर बाय सर्वर बाय यूजिंग द डेटा सेंटर।
ठीक है यहाँ तक? जी चलो, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही ये रेडी होता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल्स एंड फीचर्स। ठीक है, और जैसे ही ये हमारा सिस्टम रेडी होता है ना, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। मैंडेटरी टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। सर्वर है हमारा, सो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। वी आर यूजिंग VMware वर्कस्टेशन। सो VMware वर्कस्टेशन में क्या होता है कि यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल वन VMware टूल्स।
क्योंकि VMware टूल्स में बहुत सारे ड्राइवर्स रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, सर्वर का या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे, आपको अपने मशीन में ये VMware टूल का इंस्टॉलेशन जरूरी है। राइट क्लिक करते हैं मशीन पे, गो टू द इंस्टॉल VMware टूल्स। You must need to restart, or then we can proceed for the next point. ये वन टाइम रहता सिर्फ? सॉरी, किसमें? ये इंस्टॉल करने का वन टाइम में ये वन टाइम। बीच में अगर कोई अपडेट आता है तो ठीक है, नहीं तो आप वन टाइम पे जा सकते हैं इस पे। चलिए, आपका डोमेन सर्वर मशीन रेडी हुआ है, अभी कोई भी सर्विस इसमें इंस्टॉल नहीं की है हमने। अब एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ मच यू कंफर्टेबल विद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज? आपको ADDS का कितना आइडिया है अभी? ADDS जो यूजर वगैरह बनाते हैं, मैनेज करते हैं, कंटेनर्स होते हैं, इसमें यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं मशीन्स पर, यूजर्स पर भी। यहाँ पर मैनेज में जाकर वहाँ पे एक ऑप्शन है, उधर से बहुत पहले किया था मैं, याद नहीं है मुझे। अच्छा, एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ADDS। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। यू मीन टू से दैट, राइट? यस, बेसिकली आपके पास मल्टीपल पीसीस है, तो आप वो मल्टीपल पीसीस को, लेट से अगर इंटरनेट में कोई चीज़ जैसा फेसबुक हो गया, कुछ को आप नहीं एक्सेस नहीं कराना, कोई यूजर्स को एक्सेस देना चाह रहे हो, कोई यूजर्स को नहीं, तो ADDS से कर सकते हैं। और पासवर्ड्स चेंज कर सकते हैं ADDS से सारे मशीन्स का। अगर वो वर्क ग्रुप हो गया तो वो नहीं कर सकते कुछ, सॉरी वर्क ग्रुप को नहीं कर सकते, डोमेन में आ गया तो उसको कर सकते हैं। अभी हम जो स्टैंडर्ड ये डेटा सेंटर इवैल्यूएशन जो इंस्टॉल किए हैं पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्यों करें हम इंस्टेड ऑफ ये वो नहीं कर सकते स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन? नहीं, सी अगेन सेम, we are going to perform the task of hybrid environment ना, इस वजह से हमने इसमें डेटा सेंटर किया है। अगर हमें सिर्फ AD पे काम करना हो तो ऑन प्रेमाइसेस पे काम करना है, तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द बेसिक नॉर्मल, हम चले जाते हैं, राइट? हमें तो
इन फ्यूचर एडी की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हाइब्रिड की इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना है, दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट। वो सिंक्रोनाइज कराने के लिए, सिंक्रोनाइज बोलो या फिर क्लाउड से, वही क्लाउड हाँ, और ऑन प्रेम रखना है, तो सीएम ये लोग ये ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किए। ये कंफर्टेबल रहेगा जब हम हाइब्रिड एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करेंगे तो। उसमें वो ऑप्शन नहीं है, हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है उसमें। नहीं, दोनों में है, कंपैटिबिलिटी रहती है, दोनों में रहता है, बट सिंक्रोनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है जब आप नॉर्मल में इंस्टॉल करते हो। स्टैंडर्ड में आप इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारी इश्यूज आएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी। ये एडी सर्वर इंस्टॉल करने के बाद ही हम परफॉर्म करेंगे, और हर एक मशीन में, राइट, हर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई से भी आप 2008 से लेकर के रिसेंटली हम 2025 सर्वर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। हर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल जो ऑप्शन रहते हैं ना, वो दो पार्ट रहते हैं, एक होता है रोल्स और दूसरा होता है इसमें फीचर्स, सर्वर रोल और सर्वर फीचर्स। ठीक है, सर्वर रोल होते हैं 17 रोल्स होते हैं और 54 फीचर्स होते हैं। ठीक है, and our responsibility, we should know about the work of these FSMO roles, these roles and features। ज्यादातर रोल और फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। पहला ऑप्शन हो गया हमारा नंबर ऑफ FSMO रोल्स में हमारे पास हैं ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, सॉरी मैनेज पे जाएंगे, देन ऐड रोल एंड फीचर्स। और ऐड रोल एंड फीचर्स के केस में जब आप क्लिक करोगे ना, ये आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और आप देखिए यहाँ पे जो लिस्ट दिखाई पड़ रही है ना, ये सारी लिस्ट है आपकी रोल्स की। मतलब ये इस वाले पैनल पे जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे FSMO रोल्स है। और ये फीचर्स हैं, ये 54 फीचर्स अवेलेबल है। सर्वर रोल्स क्या है? सर्वर रोल्स के अंदर ADDS आता है, DHCP आता है, DNS आता है, ऐसे करके बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? हेलो, या आई कैन हियर यू। ठीक है यहाँ तक। सो अब हमारी जो जिम्मेदारी होगी ना, वी आर गोइंग टू मैनेज रोल्स। ADDS रोल हो गया, आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट्स रोल हो गया, DHCP हो गया, DNS हो गया, हाइपरवाइजर का थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें से जो इम्पोर्टेंट रोल है किसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके बिना काम नहीं होना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द पार्ट।
Is that clear? ठीक है. So this is our agenda that we are going to discuss in our ADDS server management. Server management में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. Clear? Okay. ठीक है. So let's proceed for like at the next class. Next class में हम बाकी डिस्कस करेंगे because I have to join another session in next 5 to 10 minutes. ठीक है. I'll send you recording. आप एक बार go through करना और setup बनाना. ठीक है. चलो मैं कल वीकडेज का स्केड्यूल भेजता हूँ आपको. कल कितने बजे होगी क्लास? हाँ मैं एक बार स्केड्यूल कर लेता हूँ 1 से 2 के बीच में. आफ्टरनून में. ठीक है. ठीक है. ओके.